वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 4 से 19 अक्टूबर सन 1942 की श्री ठाकुर जी की वार्तालाप। सरोजनी माँ ने श्री ठाकुर जी से कहा, मैं बहुतों के घर प्रसव कराने जाती हूँ, किंतु किसी किसी के घर देखती हूँ कि गंदगी छाई रहती है। उनके आचार विचार का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, बेताल कुछ देखने पर ही धरोगी और धर कर सुधार दोगी। उठते बैठते सिखाने के बजाय क्या रिहाई है। वे लोग यह जिससे न समझें कि तुम उपदेश दे रही हो, किसी कार्य को क्यों करना उचित है और क्यों नहीं करना उचित है, इस बात को सहानुभूति सहित समझा देना चाहिए। वास्तविक रूप से सदभ्यास की नींव डाल देनी होगी और बीच बीच में जाकर देखना चाहिए कि उस ढंग से वे चल रहे हैं या नहीं। उस ढंग से चलते देखने पर तारीफ करनी चाहिए। वे कभी ऐसा नहीं सोच बैठे कि तुम बीच बीच में निरीक्षण करने जाती हो। जैसे कोई बहाना धर कर बोलोगी, तुम्हारे बच्चों को देखने आई हूँ, रोज़ सोचती हूँ आऊँगी, समय नहीं मिलता। बच्चों को देखने या उनकी खोज खबर लेने पर माताएं खूब खुश होती हैं। उस आनंद काल में ही आवश्यकता अनुसार छोटी छोटी बातों को प्रयोजनानुसार बता दोगी। इस प्रकार पीछे लगने के बिना काम नहीं होता है। प्रफुल्लदा बोले कि डॉक्टर, धात्री या नर्स आदि को यदि इन कामों के लिए घूमना पड़े तो उनका रोजगार ही बंद हो जाएगा। उन्हें उतना समय कहाँ मिलेगा। श्री ठाकुर जी बोले, रोजगार बंद नहीं होगा बल्कि और बढ़ जाएगा। मनुष्य ही रोजगार होगा। यह सिस्टम, पद्धति, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव, प्रतिषेधक और आरोग्यकारी दोनों होगा। जिस प्रकार रोगी का इलाज करना डॉक्टरों का काम है, उसी प्रकार रोग जिससे न हो यह भी देखना डॉक्टरों का काम है। परिवेश को समझ बूझकर अपना कर्तव्य निश्चित करना चाहिए। जिस रोगी के घर में सभी सुशिक्षित, दायित्वशील और सदाचारी होते हैं, वहाँ डॉक्टरों को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है और तुम समय की बात जो कहती हो उसका उसे कभी अभाव नहीं खटकता है। जो माँ 3 बच्चों को लेकर परेशान रहती है, वही माँ और एक बच्चे को संभाल लेती है। क्योंकि उसके गर्भ से वह बच्चा जन्म लेता है, इसलिए उसे संभाल लेती है। पर यदि दूसरे घर के एक मात्रहीन शिशु का लालन पालन का दायित्व दिया जाए तो देखोगे समय नहीं है, अपने बच्चे को ही संभाल नहीं पाती हूँ इत्यादि कितने बहाने तुम्हारे निकट बनाएगी। किसी भी तरह राजी नहीं होगी। अपने गर्भ के बच्चे के समय उसकी ऐसी आपत्ति नहीं होती। तो यह देखोगी समय और क्षमता की जड़ कहाँ है। जड़ है प्रेम। प्रेम एक ऐसी चीज है जहाँ जैसा प्रयोजन होता है वहाँ वैसी उसकी पूर्ति कर सकता है। तिजोरी की कुंजी उसमें ही है। सरोजनी माँ ने तंबाकू भर कर दिया। श्री ठाकुर तंबाकू पीते हुए बातें करते जा रहे हैं। प्रफुल्लदा बोले कि आपसे सुना हूँ कि जब से वैश्य वर्ग ने कृष्टि के विमुख हो धर्मार्थ दान देना बंद कर दिया है, तभी से उसके फलस्वरूप विप्र एवं क्षत्रिय गण अपने उन्नत आचरण को सम्यक रूप से बनाए नहीं रख पा रहे हैं। पर आपने आज कहा कि विप्रों का चरित्र ही उन्हें आयाचित प्राप्ति का अधीश्वर बनाया रखता था। पर ऐसी आयाचित प्राप्ति जो बंद हो गई है, क्या इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी नहीं है? क्या इससे यह समझा नहीं जा सकता है कि उन लोगों की चारित्रिक दीप्ति धीरे धीरे धीमी हो चुकी थी? उसके अलावा यदि उनकी निष्ठा खूब प्रबल रहती तो सारी असुविधाओं के बावजूद वे अच्छी तरह आदर्श को पकड़े रहते। श्री ठाकुर जी बोले, क्या अनेकों आदर्श को पकड़े नहीं रहे? विप्रों में अधिकांश ने अनेक दिन तक अपने वर्ग के कामों को छोड़कर अपनी जीविका चलाने के लिए दूसरा काम स्वीकार नहीं किया। इसके लिए उन्हें अनेक दुख कष्ट झेलना पड़ा। फिर भी वे अपने से विचलित नहीं हुए। हर व्यक्ति से समान रूप से आदर्श निष्ठा की आशा नहीं की जा सकती है। धीरे धीरे अनेकों ने ही जीविका के लिए मजबूर होकर
नाना तरह के रास्ते अपनाए हैं। आपद धर्म के रूप में शास्त्र में भी कुछ विधान दिए गए हैं। यदि आपद धर्म को मनुष्य स्वधर्म बनाकर वंश परंपरा से चलता रहे तो वही पातित्य झा का कारण बन जाता है। अनुचित विवाह के जरिए मनुष्य का जिस प्रकार पतन होता है, उसी प्रकार अनुचित जीविका ग्रहण के द्वारा भी उसका पतन होता है। कहा गया है, कर्माणाम बाध्यते बुद्धि। जो जैसा कर्म करता है उसके द्वारा उसकी बुद्धि और आचरण भी वैसा होता है। पर कर्म के द्वारा जिस मनुष्य का पतन होता है, उससे मनुष्य की वंश परंपरा के मौलिक रक्तगत, कौलिन्य और बीजगत संस्कार में कोई गड़बड़ी नहीं आती है, इसलिए उसे सुधारने में कोई देर नहीं होती। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश में विभिन्न वर्णों में अपने परिवारों की रक्तगत धारा अक्षुण है, किंतु वर्णोचित आचरण नहीं करने एवं वर्ण अनुचित आचरण द्वारा उनका पतन हुआ है। इन सब चीज़ों को जितना ही ठीक किया जाएगा, मनुष्य की उतनी ही जौलुसता बढ़ेगी। जन्म और कर्म, इन दोनों की संगति और संयोग की आवश्यकता है। इससे वंश परंपरा में मनुष्य का अपना वैशिष्ट बढ़ता रहता है। एक एक वर्ण है विशिष्ट संस्कार, इंस्टिंक्ट, सहजात संस्कार का संस्करण। बातें शेष हो रही थी कि बंकिम दा पहुँचे। उन्होंने पूछा, जिसकी जैसी प्रतिभा होती है उसके स्फुरण की तो व्यवस्था करनी होगी। यदि किसी वैश्य में वैश्य बुद्धि से बढ़कर क्षत्रियों का गुण अधिक पाया जाए तो क्षत्रियोचित कर्म करने में दोष क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, क्षत्रियोचित काम करके देश सेवा करने में कोई दोष नहीं है, किंतु जीविका के रूप में उसे ग्रहण नहीं कर सकता है। अन्यथा उसे शास्त्रानुसार दूसरे की वृत्ति को अपहरण करने के पाप में लिप्त होना होगा। समाज में इस दृष्टांत को दूसरे व्यक्ति भी अपना कर्म छोड़कर दूसरे के कर्म में अनाधिकार हाथ लगा सकता है एवं समाज में विशृंखला पैदा कर सकता है। सामाजिक श्रृंखला के लिए कतिपय अनुशासन मानकर चलना चाहिए। यदि हम उससे मुक्ति चाहते हैं तो बेकारी समस्या और अंतहीन प्रतियोगिता, सुरक्षा बोध के अभाव इत्यादि समस्याओं में आबद्ध होने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। उपायन बंकिम दा बोले, उपायन आप्यांच चिंतय। श्री ठाकुर जी बोले, शीघ्र मुक्ति पाने के लिए हम किस बंधन में जा फंसते हैं, यह सोच कर देखना होगा। ऋषियों ने खूब सोच विचार कर ही पथ बनाया है। उनके मूल ढांचे को ठीक रखकर युगोपयोगी विन्यास व नियंत्रण करना होगा। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य में जितनी तरह की संभावना क्यों न रहे, वे सभी पूर्वजों की धारा को आश्रय कर ही रहती हैं। इसीलिए मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने वर्णोचित कर्म को छोड़कर दूसरे कर्म में खूब चुस्त दुरुस्त हो सकते हैं। तुम भी तो ऐसा कभी सोचा करते थे कि ईंट काठ चूने सुर्खी बालू लोहे लक्कड़ से सारी चीज़ें तुम्हारे लिए उपयुक्त हैं, किंतु मास्टरी और ऋत्विकता के कार्य में तुमने कम नहीं किया। तुम अपने ब्राह्मण के कर्म पर अवलंबित होकर तुम सबको एक साथ लेकर चल सकते हो। यदि उसे प्रथम सुखा दो, तुम्हारे अन्य बूंद परिपुष्ट नहीं होंगे, समय के पहले ही नष्ट हो जाएंगे। जैवी संस्कारगत कर्म मनुष्य के जीवन में रस संचार करता है। जब तक मनुष्य में वैसे रस की आपूर्ति नहीं होगी तो वह कैसे चलेगा? केवल रुपए, पैसे, मान सम्मान मनुष्य को कितने समय तक अपने आप में मुग्ध किए रख सकते हैं? मैं चौकस होने की बात को खूब पसंद करता हूँ, किंतु अपनी भित्ति पर अवलंबित होकर वैसा होना चाहिए। यदि भित्ति ही हिल जाए तो मनुष्य की स्थिति कहाँ रहेगी? प्रगति है किंतु स्थिति नहीं, उसे ही तो विकेंद्रिक कहते हैं। यदि केंद्र बिंदु ठीक रहे तो परिधि चाहे जितनी ही क्यों न बढ़े, पथ को पहचानने में कोई गलती नहीं होगी। हमारा आचरण उन्मार्ग गमन नहीं होगा। मैं तो ज्यामिति जानता नहीं हूँ। अपनी मोटी बुद्धि के अनुसार जो समझता हूँ वही करता हूँ। आलोचना प्रसंग भाग 4 के पेज संख्या 131 से 135 तक। जय गुरु।